हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन के बारे में। देखो, पिछले लेक्चर में हमने नर्स्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हमारी कंडीशन जब स्टैंडर्ड नहीं हो, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होने का क्या मतलब हमने समझा था कि हमारा जो कंसंट्रेशन है सेल का, है ना, उसमें जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट हमने जो भी यूज़ किया है ना, या फिर जो भी हमने उसमें सॉल्यूशन जो भी हमने यूज़ किया है उसकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो हम 1 मोल नहीं ले रहे हैं, हम वो कुछ और ले रहे हैं, है ना, 0.1 मोल, 0.0001 मोल, समथिंग कुछ ऐसा ले रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो अब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन वो नहीं रही, और उस बेसिस पे हमने किस तरीके से नर्स्ड इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में समझ लिया। नाउ हम अब इस लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन की, मतलब कि हम भाई देखो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना, इस नर्स्ड हमने ये जो नर्स्ड इक्वेशन मैंने जो पढ़ा है, तो हम इसका और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो है वो देखने वाले हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, चाहे आपकी थ्योरी पर्पज से हो चाहे आपके न्यूमेरिकल पर्पज से हो, बट मोस्टली न्यूमेरिकल पर्पज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है, ठीक है ना। इसमें आप नई चीज़ सीखोगे, इसमें आप लॉग के बारे में तो आपने सीखा ही है, आप एक और नई चीज़ सीखोगे, एंटी लॉग के बारे में भी सीखोगे कि एंटी लॉग, देखो क्वेश्चन आता है एंटी लॉग, है ना, तो आपको लॉग का टेबल, ठीक है, वो हम सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल तो हेडिंग आप लगा लो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो हम इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कह सकते हो, यूजेस कह सकते हो, हम जो भी हम ये जो सारी चीज़ें जो लाएंगे वो हम नर्स्ड इक्वेशन के ही बेसिस पर लाएंगे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम नर्स्ड इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लाने के लिए, ठीक है। ओके, देखो जी, फर्स्ट जो चीज़ हम नर्स्ड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, हम वो यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन सेल्स में। अब ये भी बेसिकली एक टाइप की आपकी डिवाइस होती है, आप इसको एक बैटरी कह सकते हो, सेल्स कह सकते हो, क्या है ये। तो कंसंट्रेशन सेल, जैसे कि देखो हमने कहा कि मेरे पास एक ऐसी सेल, ठीक है ना, जिसके जो इलेक्ट्रोड हो वो तो सेम हो, बात समझना, इलेक्ट्रोड्स क्या हो, दोनों सेम हो, लेकिन जो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कुछ और होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हो। यानी कि एक ऐसी सेल हम कह सकते हैं जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, है ना, सॉरी कंसंट्रेशन क्या हो, सॉरी कंसंट्रेशन क्या हो, अलग हो, बट उनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम हो। जैसे मान लो हम एक कॉपर की इलेक्ट्रोड ले लें और दूसरे वाले हमारा जो ग्लास होता था, जो हमारा बर्तन होता था, हाँ हाँ जो भी कह लो आप, है ना, उसमें हमने भी कॉपर की ही इलेक्ट्रोड हमने डाल रखी है। तो इस टाइप के सेल जो हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल, बट उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, मतलब कि जो उनके अंदर जो मटेरियल जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ होता है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट अमाउंट की होती है, ठीक है। तो ना समझते हैं क्या है। तो देखो, हमने कहा सर कि बेसिकली क्या है कंसंट्रेशन सेल, क्या है कंसंट्रेशन सेल, चलो इसको लिख लेते हैं, टाइम काफ़ी बचेगा। देखो बच्चे, वही चीज़ है मैंने जो आपको बताई है कि कंसंट्रेशन सर आर द सेल इन विच ईदर टू इलेक्ट्रोड आर द सेम मटेरियल। मतलब मान लो अगर मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है तो दूसरे वाले बीकर में भी हमारा क्या होना चाहिए, कॉपर का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। जिंक का अगर आपने इलेक्ट्रोड लिया तो जिंक का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, है ना, बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर द डिफरेंस। तो उस टाइप के सेल को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन सेल्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मतलब अभी देखो, अभी आपको जो है सेल का जो है वो रिएक्शन लिखना आता है कि सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सॉल्ट ब्रिज वाला लगा करके हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको आती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंसंट्रेशन सेल की अगर बात करें, है ना, तो हमने कहा कि मान लो अगर हम एक कॉपर लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर का हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है। तो कैसे लिखते हो भाई, कॉपर का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, Cu2+ हमने कराया, है ना। ये हमारे, मान लो कि हमने कहा कि ये हमारे इक्वस फॉर्म में है, और सपोज दैट हमने कहा कि हमारे ये 0.01 इसका मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया। अच्छा, अब हमें ये तो कॉपर का भी क्या हुआ, कॉपर का भी ये ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। नाउ हम बात करते हैं, अगर हम कॉपर का अगर रिडक्शन कराएंगे तो कॉपर, अच्छा, फिर हमने कहा कि सर हमें कंसंट्रेशन सेल बनाना है, कंसंट्रेशन सेल बनाने के लिए हमें सेम जो है वो इलेक्ट्रोड चाहिए है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, कॉपर लेंगे, और अब इस बार कॉपर का हम क्या करेंगे, हम इस बार कॉपर का रिडक्शन करेंगे, दैट इज कॉपर 2+, है ना, कॉपर के ऊपर 2+ आया था, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। और मान लो हमने कहा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये कॉपर Cu2+ से क्या बन जा रहा है, फाइनली ये Cu बन जा रहा है ना, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में जा करके रॉड पर उसके जमा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम बातें पहले ही सीख चुके हैं, है ना। देखो, तो आपने कहा अगर हम यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन हाफ की अगर हम बात करते हैं भाई, तो हमें क्या मिलता है, सेम वही पुरानी चीज़ है। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको मिलने वाला है ना,
ऑक्सीडेशन अगर हम हाफ की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमें क्या मिलेगा भाई, तो हमने कहा सर ऑक्सीडेशन हाफ में भाई क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज Cu से क्या बन रहा है, Cu से ये बन जा रहा है Cu2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, रिमूव किए। ठीक है, मतलब कॉपर की जो रॉड है वो धीरे धीरे क्या हो रही, गल रही है, उसके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे टूट रहे हैं, है ना। और ये काम किस पर होता है, एट एनोड पर होता है। किस पर होता है भाई, एट एनोड पर। ठीक है, अगर हमने बात करी रिडक्शन हाफ की, देखो अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन हाफ बताओ आपको क्या मिलेगा, रिडक्शन हाफ में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cu2+, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिलीज किए, है ना भाई, ये एकदम शुद्ध हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये अपने आप को क्या बना लिया, शुद्ध बना लिया, एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया। और ये किस पर होता है, ये होता है एट कैथोड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना थोड़ा सा ऐट वैट, जैसा बच्चे कुछ बच्चे इस पर भी करने लगते हैं कमेंट कि सर आपने ऐट नहीं लिखा, मतलब थोड़ा सा बच्चे कॉमन सेंस आप लोग लगाया करो। चलो देखो, तो हमने कहा सर ऑक्सीडेशन हाफ हमने बात करी, हमने रिडक्शन हाफ की बात करी। अच्छा, तो आप नॉर्थ इक्वेशन जानते हो क्या, भूल तो नहीं होगा ना, इतने दिन से सॉरी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आपने कहा सर ई सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन हमने क्यों, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन देखो अलग अलग ले रखी है। तो हमने कहा सर हमें पता है ई सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल हम स्टैंडर्ड वाला लेते हैं, माइनस हम क्या करते हैं, हमें ये पता है देखो 0.0591/2, और लॉग हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं एनोड अपॉन कैथोड, यही तो लेते हैं, बोलो ये चीज़ मैंने आपको बताई ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एनोड अपॉन कैथोड की जगह देखो क्या रखेंगे, तो एनोड पर देखो क्या मिल रहा है Cu2+, और कैथोड पर आपको क्या मिल रहा है, Cu2+, ओके सेम है। ठीक है, अब बात बच्चे यहाँ से एकदम ध्यान समझना, आपने कहा सर ये जो हमारी स्टैंडर्ड जो हमारा ये जो सेल का जो ईएमएफ हम ये जो निकालेंगे, तो देखो हम कहते थे कि वहाँ पे अगर हम बात करते थे कि अगर हम सेम रॉड नहीं लेते थे, है ना, तो वहाँ पर हम मान लो जैसे एक जिंक लेते थे, एक कॉपर लेते थे, तो मान लो अगर हम दोनों की अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल वाला अगर हम टर्म्स रखते थे, तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल मान लो हमने कहा सर कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और होगा, जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और होगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर के कुछ वैल्यू मिलती थी, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग या फिर माइनस में समथिंग कुछ भी ऐसे करके एक वैल्यू मिलती थी। बट यहाँ पर तो आपके पास दोनों क्या है, कॉपर ही है, तो दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे, कॉपर का ही रिडक्शन पोटेंशियल होगी, समझ लो मेरी बात। तो आपने कहा सर सिंस एज वी नो ई नॉट ऑफ अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे सर, ई क्या लेते हैं, ई नॉट Cu2+ से क्या लेते हैं, Cu, है ना, और माइनस ई नॉट Cu2+ से फिर हम क्या लेते हैं, Cu। ठीक है, और दोनों का ही जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो भाई बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब क्या करते हैं हम इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा भाई, हमें मिल जाएगा क्या, ई ऑफ सेल, है ना, ओवरऑल हमारा जो सेल है उसके जो मतलब जो ईएमएफ है इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0.0591/2, और लॉग क्या कह दिया जाए यहाँ पे। तो देखो हमने कहा कि भाई एनोड पे जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, मान लो वो थी C1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन रहा है वो रहा है C1, और इसकी जो कंसंट्रेशन रही है वो रही है C2। हम पर्टिकुलर एक C1 C2 मान करके चल रहे हैं ना, है ना, हमें क्या पता कि मतलब सच में एग्जैक्टली जो है वो 0 पॉइंट हम किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में कुछ और दे देगा 0.01 की जगह 0.1 की जगह, तो हम C1 C2 लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फैक्ट होगा कि C1 की जो कंसंट्रेशन होगी वो C2 के कंपेरिजन में क्या होगी, इनिशियली कम होगी। C1 की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। C2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, देखो ज़्यादा होगी। आपको पता है, आपको याद है जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन जब आपने स्टार्ट कराया था, है ना, 2 खाली गिलास में आपने, पता नहीं आपने ऐसा किया था नहीं किया था शायद, चलो ठीक है, जाने तो हम कहाँ बात कर रहे हैं। आपने कहा सर मेरे पास ऐसे 2 थे, तो हमने कहा सर यहाँ पे अगर हम एक कॉपर की रॉड लगा देते, इधर हम एक जिंक की रॉड लगा देते, याद आया,
तो हम कहते थे यहाँ से हमारा कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता था। फिर फाइनली मतलब रिडक्शन होने का मतलब क्या था कि इसके जो आयंस होते थे वो टूट टूट करके देखो हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, है ना, कि मतलब ये टूट रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो करके इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट टूट करके इस सॉल्यूशन में गिर रहे थे। तो जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब यहाँ पर मान लो जो हमने कहा सर मेरे पास अगर यहाँ पे Zn+ था, या मान लो अगर हम सेम अमाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ से जो Zn+ आयन है ये इस वाले रॉड के पास जाकर के क्या हो जाता था, रिड्यूस्ड हो जा रहा था, ठीक है ना। तो हम कह रहे थे कि यहाँ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ की कंसंट्रेशन कम है। तो सेम हमने कहा कि ये हमारा C1 है और ये हमारा क्या है, C2 है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इस एनोड अपॉन कैथोड की जगह देखो, एनोड पर क्या है C1, कैथोड पर क्या है C2, तो क्या हम ये बताओ C1 अपॉन C2 कर सकते हैं, इतनी बात कर सकते हैं। अच्छा अब मेरी बात समझना, देखो ये बात, अच्छा एक बात यहाँ पे थोड़ी सी आप ये समझोगे कि हम ये जो कंडीशन लेते हैं ना बच्चे, वो हम लेते हैं अपने, हमने कहा कि सर अगर हमारा टेम्परेचर 298 के, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था जिसमें एन भी होता था, जिसमें एफ भी होता था, ठीक है। सर यहाँ पे एन ले लेते हैं, ठीक है ना, गलती से शायद 2 हो गया हो, यहाँ पर एन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एन होता था, एफ होता था, अभी एफ का कॉन्सेप्ट भी अभी आने वाला है, ठीक है। एफ होता था, फिर वहाँ पे हम आर की बात करते थे, टी की बात करते थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कंडीशन हम तभी फुलफिल हमारा होगा जब हम टेम्परेचर 90 या फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन दिया गया हो या 28 डिग्री सेल्सियस दिया गया हो, तो ही कंडीशन में, उसी कंडीशन में हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। बट मोस्टली देखो एग्जाम्स में आपके या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके दिए गए, वो मोस्टली जो है मोस्टली हमेशा जो है वो 298 केल्विन पर ही वो टेम्परेचर। तो इसलिए हमेशा हम इस वाले ही फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बट आपको अपना मेन वाला फॉर्मूला याद रखना है अगर आप पर्टिकुलर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो हमने कहा सर ये हो गया। अच्छा अब देखो मैंने आपको लॉ के बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, याद है क्या या फिर भूल गए? देखो आपने कहा सर ई सेल इज इक्वल टू, देखो और क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 0.0591 अपॉन एन और लॉग C1 अपॉन C2। अब भाई यहाँ पर देखो माइनस है, बात समझना, माइनस है। तो आपने कहा सर इस माइनस का देखो क्या किया जाए, इस माइनस का क्या किया जाए। देखो मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर आपके पास, अच्छा इस माइनस को क्या हम इस माइनस लॉग के पास भी ला सकते हैं, भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस इस लॉग के पास भी आ सकता है। मैंने आपसे कहा था सर कि अगर आपके पास लॉग m के पावर अगर n होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, आप उसे लिखते हो n log m लिखते हो, ये आपका फॉर्मूला था। अच्छा क्या होगा जी अगर ये log m के पावर जो m जो है वो मान लो -1 होता, तो क्या करते आप इस -1 को उठा करके यहाँ पर रख देते, तो क्या कहते हैं -1 या फिर केवल -1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो आप कहोगे माइनस का log m, यही तो कहोगे। या फिर इसी को आप इस तरीके से अगर उठा करके यहाँ पे -1 लिख सकते हो हटा करके, तो सेम वही चीज़ है ना। तो हमने कहा सर हम इस माइनस को उठा करके क्या करते हैं, क्या करते हैं इस पूरे के पावर में ले जाते हैं, बात समझना, इस पूरे के पावर में क्या करते हैं ले जाते हैं। तो आपने कहा सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन और लॉग, ठीक है, C1 अपॉन C2 के पावर -1। भाई बोलो बात वही है, इसको हम फिर से उठा करके यहाँ पे इस तरीके से ले आ सकते हैं। ओके ये बात क्लियर है, ला सकते हैं ना, ठीक है। उधर पता नहीं क्या खड़बड़ खड़बड़ होता रहता है थोड़ा सा, नहीं चलो देखो इधर, तो ये चीज़ है ना, माइनस का, एक मिनट यार देख ही लिया जाए क्या है। ओके ओके सब ठीक है। देखो अच्छा कहाँ पर थे हम, हमने कहा सर ये हो गया। अच्छा ये बताओ मेरे को इस -1 का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये भाई कि मेरी बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट, मतलब थोड़ा सा इसको हम एक्सपैंड करें, यहाँ पे बार बार चीज़ें नहीं लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे समझो, आपने कहा सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, C1 के पावर -1 अपॉन C2 के पावर -1, ऐसे बताओ लिख सकते हैं क्या। अच्छा अगर आप इसको फिर से ट्रांसफर करो, मान लो हम अगर कहते हैं सर कि ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ये जो C2 है जब वो ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जो C1 जो इसका भी जो पावर -1 हुआ पड़ा है वो अब जब नीचे आएगा तो कैसे आ जाएगा, C1 के पावर +1 हो जाएगा। तो क्या इसी को हम, इस चीज़ को हम क्या ये चीज़ नहीं लिख सकते, है ना। ऐसा जो है देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने कहा सर ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1। बोलो ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से मेरी बात समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना। आपने कहा सर अभी हमारा जो C1 था, है ना, अभी हमारा जो C1 है वो क्या है, वो छोटा था C2 से।
अच्छा, फिर आपने ये पढ़ा था, आपने ये देखा था कि यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन है, आपने कहा सर ये C1 है, ये C2 है। अब यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब आपने कहा सर जो कॉपर की जो रॉड है वो क्या हो रहा है, उसके जो आयंस है वो टूट टूट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में गिर रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन रहा होगा, है ना, उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, वो बढ़ रही होगी। याद करो, वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन है, उसकी मतलब सॉल्यूशन है जो, तो उसकी जो कंसंट्रेशन हो रही होगी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इस रॉड पर जा करके रिड्यूस कर दे रहा है ना। तो यहाँ से आयंस की जो अमाउंट है वो घट रही है, यहाँ पर आयंस की जो अमाउंट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक समय ऐसा भी आएगा, मतलब आपने कहा कि सर हमारा जो C1 है ना, वो इंक्रीज हो रहा है और जो C2 है वो डिक्रीज हो रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें हमारा जो C1 और C2 है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें हमारा C1 और C2 बताओ क्या आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी आई होगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, है ना। तो आपने कहा कि जब हमारा ये जब रिडॉक्स रिएक्शन जब क्या होगा, जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप ये बताओगे कि हमारा जो C2 है ना, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, एंड C1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस केस में अच्छा ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों आपस में क्या हो जाए, जब तक कि आपस में दोनों इक्वल्स ना हो जाए। तो आपने कहा सर उस केस में हम क्या ले लें, उस केस में हम C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, C ले लिया जाए ना। अब हम इस C2 और C1 की जगह क्या रख लेते हैं, C रख लेते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप छोटी सी ये सब बात लिखोगे, ये बिना लिखे आगे नहीं बढ़ना है ना। क्या लिखोगे कि एज द सेल रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, तो C2 क्या होगा, डिक्रीज, C2 डिक्रीजेज एंड C1 इंक्रीजेज, ठीक है। कब तक भाई, अंटिल द टू, मतलब ये जो दोनों हैं टू बिकम्स इक्वल, जब तक कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाएं। ओके ओके, तो यहाँ पर आप रख दिए, है ना। आपने कहा सर ई सेल इज इक्वल टू, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 0.0591 अपॉन एन और लॉग 1, और बेस में कितना होता है 10, कुछ नहीं तो कितना हमें समझना है 10 लेकर के चलना है ना। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि लॉग 1/10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है, 0, है ना। आपके फ़ोन में कैलकुलेटर होगा, मोबाइल आप अगर यूज़ कर रहे हो, यूज़ ही करो, ऑब्वियस सी बात है, देख ही रहोगे वीडियो, है ना। तो आप देखो लॉग 10, आप लॉग 1 की वैल्यू देखो, आपको लॉग 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो हमने इसकी जगह क्या रख देना है, 0। तो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो आप कहोगे सर कि हमें जो ई सेल मिला वो कितना मिला, वो हमें मिल गया 0। इसका मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन, है ना, सेल की इक्वल हो गई, तो अब ऐसी बात है भाई, अगर सेल, देखो मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी, अगर सेल की अगर कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो गई, तो उस केस में कोई भी हमारा जो आयंस है, जो चार्ज है, वो फ्लो ही नहीं होगा भाई। जब चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो फिर करंट का है को, है ना, नहीं मिलेगी, तो करंट भी हमें नहीं मिलेगी। आगे बात सुनने, तो ये हमारा है कंसंट्रेशन सेल्स, मतलब कि आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है ना। इस बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए बच्चे, ये हमारा एक छोटा सा नाना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 के, ठीक है। हमें 298 के पे हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन सेल की ईएमएफ निकालनी है, कंसंट्रेशन सेल की ईएमएफ निकालनी है। ओके, तो भाई देखो, आप फॉर्मूला जानते हो क्या, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं सर, बहुत कुछ जानते हैं, क्यों बताएंगे सर आपको। देखो हम ये जानते हैं 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1, बोलो यही तो मिला था हमें लास्ट वाले अभी इसके जस्ट जो अभी हमने पढ़ा है ना, कंसंट्रेशन सेल के बारे में, हमें यही तो मिला। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम ये भूल गए हैं, यहाँ पे ये है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.05, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है 0.05, यहाँ पे कर लेना आप, 0.05 है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू भाई समझ में आ रही कि ये हमारा C1 है 0.05 है, और ये हमारा जो है वो C2 है 0.5 है। बट हमें एक चीज़ नहीं पता, क्या, N नहीं पता ना। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए, N निकाला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने पार्टिसिपेट ले रहे हैं ना, पार्टिसिपेशन कितने कर रहे हैं। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ की। तो ऑक्सीडेशन हाफ देखो कितना हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन आप देखो कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ये ZnSO4 है ना, तो आप क्या कहोगे कि जिंक का जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसमें, ZnSO4 में, दैट इज क्या बनेगा, Zn से ये क्या बनेगा, Zn2+ बनेगा, ठीक है। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब फिर से फाइनली ये जो Zn है ये फिर से इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या कर देगा, अपने आप को ये रिड्यूस्ड कर लेगा। तो आपने कहा सर रिडक्शन हाफ की अगर हम बात करें, रिडक्शन हाफ की अगर हम बात करें तो Zn के पास मतलब 2+ आयंस थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया, दैट इज Zn बना लिया, है ना। ये हमारा होगा एट एनोड। ऑक्सीडेशन किस पर होता है भाई, एनोड पर। रिडक्शन किस पर होता है, एट कैथोड पर। कैसे याद रखना था, मैंने आपको बताया था, रेड कैट, है ना। ओके, देखो उसके बाद ठीक, तो यहाँ से आपको फाइनली ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 2 ही है ना। फाइनली आप यहाँ से बैलेंस, ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस है, तो हमने कहा सर Zn और प्लस Zn2+, ठीक है। ये कितना है 0.5, चाहो तो लिख लो, चाहो तो मत लिखो, आपकी मर्जी। फिर ये क्या बन गया, ये Zn से बन गया Zn2+, और Zn2+ यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पर है 0.05, ठीक है, और प्लस Zn, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिले, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स मिले, n की जगह आप कितना रखोगे, 2 रखोगे। तो चलो रख दिया जाए। तो आपने कहा सर ई सेल इज इक्वल टू, हमें सेल की मैप निकालनी है, कंसंट्रेशन सेल की, तो क्या कहेंगे 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 इंटू लॉग वैल्यू रख दी जाए। तो हमने कहा सर C2 की देखो वैल्यू कितनी है 0.5 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है 0.05। ओके, नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 और 0.05, देखो 0.5 अपॉन 0.05, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/5, ठीक है। कार्ड कट जाएगा, ये कितने में 10 टाइम्स में, तो कितना आ गया, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हम कितनी रख लें, 10 रख ली जाए, तो कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, फाइनली आपको क्या मिलेगा 0.05, या फिर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.02955 आया था, ये तो कई बार आया है। और ये हो जाएगा log 10 बेस कितना है 10, कुछ नहीं तो क्या समझना है 10 समझना, और log 10 + 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। अपने कहा सर ई सेल इज इक्वल टू, फाइनली आपको क्या मिला 0.02955 वोल्ट। तो फाइनली आपने कंसंट्रेशन सेल की आपने ईएमएफ निकाल ली, कितनी है 0.02955 वोल्ट, है ना, ये आपने निकाला। तो सिंपल सा है, देखो अभी तो ये कुछ नहीं है ना, अभी हम लोगों को ये समझना है, हम इसका एंटी लॉग का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी लॉग आपका अपॉन में आ जाए, दूसरी तरफ जाएगा, है ना, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ से हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आपने कभी लॉग एंटी लॉग के बारे में नहीं पढ़ा, बट आप जो पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। इतने अच्छे तरीके से आपको लॉग अब पता चल गया है, और एंटी लॉग भी बहुत ही अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन में एंटी लॉग की बात नहीं करते, वरना आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे ना। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए दूसरे हम थोड़े से एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि हम एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा, आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जस्ट आपको इसके बाद वाले जो है लेसन में मिलेगा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम फिलहाल वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली समझ लो इक्विलिब्रियम का मतलब देखो क्या होता है, बैलेंस्ड स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड स्टेट। और केमिस्ट्री में हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं केसी। क्या कहते हैं भाई, केसी कहते हैं। देखो अब ये केसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन था, बेसिकली छोटी सी बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें मेरे पास क्या था, मेरे पास था रिएक्टेंट। क्या था भाई, मेरे पास रिएक्टेंट था, ठीक है। और रिएक्टेंट से मेरे जो है क्या बना, रिएक्टेंट से जो है वो मेरा बना, ठीक है, प्रोडक्ट बना। भाई रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, थोड़े से ध्यान से बच्चे और समझ लेना। तो एग्जैक्टली हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक बैलेंस्ड कंडीशन, है ना, इक्वेशन की एक बैलेंस्ड कंडीशन। तो हम ये कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं सर केसी इज इक्वल टू, जो हमारा होता है वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस आप इतनी सी बात केवल याद रखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम ये केसी तो ऑब्टेन करने वाले हैं, लेकिन बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है ये चीज।
समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे या फिर ये चीज़ आपको प्रूव करने को दे देगा एग्जाम में। ओके, तो समझते हैं क्या चीज़ है। ओके, तो देखो बच्चे, थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं। मान लो आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपने कहा सर मेरे पास एक Zn था और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था ZnSO4 में, है ना, और हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया और फिर मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट था और कॉपर सल्फेट का जो है रिडक्शन हो रहा था किसमें, कॉपर में, ठीक है, सॉरी ये चीज़ आपने बताया। अच्छा, तो आपने कहा सर यहाँ पर, अच्छा अगर आपको अगर कोई भी अगर सेल का इक्वेशन अगर ऐसा लिखा हुआ अगर मिलता है, रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसा मिला हुआ दिखता है, तो आप क्या कहते हो कि ये चीज़ हमारी ऑक्सीडेशन, इस मतलब ये हमारा एनोड है और ये चीज़ हमारे एनोड पर हो रहा है और ये चीज़ हमारे कैथोड पर हो रहा है। इतनी बातें आपको पता है ना। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कहाँ से, वो किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा भाई, वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। एनोड से, याद है, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है ना। अच्छा, तो आपने कहा कि सिंस हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में तो यही होगा भाई, जिंक से कॉपर की तरफ होगा। अच्छा, ये बताओ कि आपको नहीं पता है क्या इंटरनल सर्किट में भी ऐसा ही होता है? नहीं, इंटरनल सर्किट में जस्ट अपोजिट होता है ना, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा सर इन केस अगर हम ये बात करें कि इन द इंटरनल सर्किट में देखो क्या होगा, तो इंटरनल सर्किट में क्या होगा कि हमारा जो Zn है ना, Zn जो प्लस आयन है, ठीक है, पासिस इनटू सॉल्यूशन, ठीक है, वो सॉल्यूशन में पास होगा। अच्छा, जैसे जैसे वो Zn का, जैसे मतलब Zn जो मेटल है, जिंक का जो मेटल है, वो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होकर के उसके आयंस टूट करके क्या होंगे, सॉल्यूशन में गिरेंगे, तो जिसकी वजह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बोलो ऐसा होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें अपने कैथोड वाले की बात करते हैं ना, तो कैथोड वाले में देखो क्या होगा कि हमने कहा कि हमारे पास कैथोड वाले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा जो कॉपर जो आयंस होगा, है ना, वो क्या होगा, फ्रॉम किससे, CuSO4 से। कॉपर आयन जो मिलेगा कहाँ से, CuSO4 से हमें जो कॉपर आयन मिल रहा है ना, वो क्या होगा, आर डिपोजिटेड होगा, ये तो पता है। सेम वही चीज़, सेम वही कहानी, डिपोजिटेड एट या ऑन, क्या लिख लिया, जो भी आपको अच्छा लगे, एट कॉपर प्लेट या कॉपर रॉड, जो भी आप कह लो। तो अगर ऐसा है ना, देखो अब जो कॉपर आयंस है जो जाकर के कॉपर प्लेट पर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि CuSO4 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप कहोगे सो कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, देखो अब एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जब कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 और कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, होंगे ना, एक ऐसी कंडीशन आएगी ना, ठीक है। तो आपने कहा कि अ स्टेज कम्स व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड became equal, ठीक है, एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, स्टॉप्स नहीं कहते, स्टॉप कहते हैं, स्टॉप फ्लोइंग, है ना, इन द सर्किट, ठीक है। सर्किट में क्या होगा, करंट जो है फ्लो होना वो बंद हो जाएगा। तो इस केस में आप ये कह सकते हो क्या कि जो EMF होगी ऑफ सेल वो क्या हो जाएगी, जीरो। दैट इज आप ये जो कह रहे थे कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और मैंने आपको बताया KC, है ना, कि जैसे आपने कहा सर अगर हम देखो डायरेक्ट भी लिखते हैं तो वो भी कंफ्यूजन होगा। आप अगर हम ये कहें सर KC इज इक्वल टू, अगर हम ये लिख दें Zn 2 प्लस अपॉन Cu
2+। तो कई बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। देखो मैंने आपको एक केसी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं बनाने की। अपने सेल के रिप्रेजेंटेशन वाले से देखो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज Zn जो है वो Zn2+ में क्या हो गया, कन्वर्टेड हो गया, है ना, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। सिमिलरली जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया, दैट इज Cu बन गया, है ना। अब अगर हम इसको अगर बैलेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा Zn, है ना, प्लस Cu, ये तो 2 से ये 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, Cu2+, फिर इक्वल, देखो इधर क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा Zn2+ और प्लस Cu। तो आप ये मेरे को ये बताओ कि देखो इधर प्रोडक्ट में क्या है, Zn2+ है, भाई यही तो प्रोडक्ट है ना, और ये हमारा रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में देखो क्या है, Zn2+ है ना, आयंस वाले की बात कर रहे हैं हम, और इधर रिएक्टेंट में क्या है, Cu2+ है। तो सही बात तो है, मैंने भी आपको क्या बताया था, Kc इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट देखो कितना है, Zn2+, है ना, Zn2+, और रिएक्टेंट कितना है, Cu2+। तो ये बात समझ में आ रही है, इस बात को आपको रटना नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से इसको खत्म करके फिनिश करके नाउ। तो अगर हम ये चीज़ डायरेक्टली अगर लिखते हैं सर, केसी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि देखो हमने कहा कि हमारी जो सेल है ना वो एक कांस्टेंट में, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई, है ना, और उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से हमारा जो ई सेल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब भाई एग्जैक्टली अब ये इक्विलिब्रियम होगा कितना, क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा, तो हमने कहा सर ये हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होगा केसी, और ये जो केसी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के क्या होगी, इक्वल होगी। चलो तो यहाँ पे आप बता दो चुपचाप क्या कि आपकी जो केसी है, क्या है केसी, एक हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो और उस केस में व्हेन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कब मिलेगा, बात समझना, ये लाइट आ गई, व्हेन आपकी ये जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा। ओके सर, तो हम कहाँ पे थे, ठीक है, लाइट आ गई, लाइट आने की खुशी हो गई। ओके, तो हमने क्या सर, अब हमने क्या, हमें क्या मिल गया, हमने कहा कि हमें जो है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिली। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। बैलेंस कंडीशन में आने का मतलब है कि चार्ज का फ्लो होना है, ये रुक गया, ठीक है। अच्छा, तो उसके हमने कहा सर हमें Kc इज इक्वल टू समथिंग कुछ ये मिला, हमें एक एग्जैक्टली फॉर्मूले से Kc इज इक्वल टू ये मिला। तो जहाँ भी अगर ये चीज़ है बच्चे, बात मेरी बात समझना, जहाँ पर भी आपको ये चीज़ अगर दिखाई देगी आपके नर्स्ट इक्वेशन में, तो आप उसकी जगह ये रख सकते हो क्या। चलो, तो हमने कहा कि बाई यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, बाई यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या जानते हो आप नर्स्ट इक्वेशन से, हम ये जानते हैं भाई क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज सॉरी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। देखो देखो देखो, डायरेक्टली हम ये रख सकते हैं क्या, क्या करते हैं, एनोड अपॉन कैथोड, यही तो कहता है ना, एनोड अपॉन कैथोड। तो देखो 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 देखो, एनोड एनोड एनोड, ये किस पर है, ये आपको मिला था एनोड, बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ये क्या है, ये है कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर देखो क्या है, Zn2+, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, एनोड दैट इज Zn2+, बोलो बात समझ में आई। कैथोड पर देखो क्या है, Cu2+, है ना, ये चीज़ बताओ हम रख सकते हैं, और ये सेम चीज़ वही है Zn2+, Cu2+। तो इस पूरे की जगह उठाकर बच्चे हम क्या ये Kc रख सकते हैं क्या, है ना। तो हमने कहा सर इसकी जगह क्या रख दिया जाए, Kc रख दिया जाए। तो आपने कहा सर अच्छा, अब इस ई सेल की वैल्यू क्या रख दिया, 0। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको ई सेल की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज माइनस 0.0591 अपॉन एन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप कंडीशन कब लगाओगे, जब आपका टेम्परेचर कितना दिया हो, टी जो आपका दिया हो वो 298 केल्विन के आसपास हो, तब जा करके आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, अदरवाइज वो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, ठीक है ना। चलो फिलहाल वो सब मेरे ख्याल से वो सब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बट अगर आप कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करो तो फिर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, वो वाला जो मेन वाला जो फॉर्मूला था। चलो देखो, तो आपने कहा सर ये हो गया, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, लॉग, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या रख दी, Kc रख दी। क्लियर है इतनी बात बताओ। अच्छा,
अब ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को इधर भेज देते हैं, तो ये इधर आकर के किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या फिर इसी चीज़ को इधर माइनस में भेज देते तो ये इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन और लॉग के सी। ये आपका रिलेशन मिला किसमें, ई नॉट ऑफ सेल में और के सी में एक ये रिलेशन मिला, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बहुत ही मस्त मस्त जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मस्त मस्त न्यूमेरिकल कहने का मतलब है कि अब आपको यहाँ से एंटी लॉग का नॉलेज जो है होना चाहिए। देखो कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर ठीक है केसी की वैल्यू दे दिया, बात समझना, अगर केसी की वैल्यू दे दिया, मेरी बात समझ लो पहले, अगर क्वेश्चन में केसी की वैल्यू दे दी तब तो ठीक है भाई, लॉग जो भी केसी की वैल्यू होगी आप उसको रखोगे, आप सॉल्व करना जानते हो कैसे, है ना। हम वहां से लॉग की वैल्यू रख करके हम इस पूरे की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 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 एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है ना, कि जब आपको केसी नहीं दिया गया हो और केसी निकालना हो, तो अब मेरी बात समझो, अगर आप केसी निकालोगे, देखो एक छोटा सा रफ वर्क देखो, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, एन इंटू ई सेल ये करोगे, फिर अपॉन में क्या भेजोगे, अपॉन में ये भेजोगे 0.0591 इज इक्वल टू क्या कहोगे, लॉग के सी। फाइनली आप जब इस पूरे को, मान लो आपकी ये एन की वैल्यू पता है, ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, इस ये तो आपको दिया ही गया है, तो इस पूरे को फाइनली जब आप सॉल्व करो, सपोज करो आपके पास आ गया समथिंग, मान लो आ गया, आपने कहा सर मेरे पास आ गया 0.732 इज इक्वल टू लॉग के सी। बात समझना है यहाँ से, ठीक है ना। आपके पास क्या आ गया बच्चे, इतना आ गया, आपके पास लॉग के सी आ गया, और आपको यहाँ से के सी निकालना है, दैट इज आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सर आप के सी को यहीं भेजोगे, तो देखो जैसे ही हम के सी को यहीं छोड़ेंगे, बात समझना, जैसे ही आपने यहाँ पे के सी को छोड़ा, अब जब लॉग जब इधर आता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है। लॉग अगर इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो आप कहोगे एंटी लॉग ऑफ 0.732। अब तो सर आपको एंटी लॉग की वैल्यू, मतलब एंटी लॉग मेरे ख्याल से कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, तो एंटी लॉग अब ये क्या कैसे निकालते हैं हम इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है। तो फिलहाल अगर हमसे अगर केसी पूछता है तो फिर भाई हमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, और एंटी लॉग हमें कब मिला, जब हम लॉग को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, ये बात ध्यान रखोगे आप, है ना। तो यहाँ से हमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, और एंटी लॉग क्या होता है, जस्ट लॉग का अपोजिट होता है। कैसे निकालते हैं ये भी हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं, समझने वाले, तो टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से एक ऐसे भी एग्जाम्पल देता है, देखो एंटी लॉग और लॉग का यूज हम बिना टेबल के हम आपको यूज करना बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बिना टेबल की कहने का मतलब क्या है कि हमारे समय में क्या होता था, इतना बड़ा बड़ा ऐसे जो है वो लॉग ऐसे पेपर दे दिया जाता था, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है लॉग की वैल्यूज होती थी, तो उसमें से हमें लॉग की वैल्यू जो है वो ढूंढनी पड़ती थी, फाइंड आउट करनी पड़ती थी। तो अब वो सिस्टम खत्म, अब आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा, अब आपको सिंपली बिना लॉग टेबल दिए बस बोल देगा कि चलो निकाल। अंडरस्टूड है ना, ये बात आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत ही अच्छे से सीखने वाले। तो फाइनली आपको ई नॉट सेल में और केसी में आपको एक रिलेशन पता चला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी, या फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फाइंड द ई नॉट सेल, है ना, व्हेन केसी इज गिवन। तो ये सारी चीजें जो है वो दे सकता है। फिलहाल इतनी बात समझ में आई। चलो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसके बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, अगर समय बचेगा तो। चलो देखते हैं जल्दी से। ओके बच्चे देखो ना, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर फ्री एनर्जी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप फ्री भी कर लेना, ठीक है। फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या है ये देख। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है ये आप जानते हो अच्छे से। फिलहाल अभी एक नई चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी, आप यहाँ से फैरेड के बारे में जानोगे, जो हम लेकर के चले थे ना, 1 फैरेड इज इक्वल टू 96,000 कूलाम, ये कहाँ से आया था, तो आप इसके बारे में समझोगे फिलहाल। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम ये देख रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी। देखो बेसिकली ये चीज़ जो है, ये पोर्शन, ये पूरी की पूरी जो पोर्शन है वो क्लास 11th की है। बस यहाँ पर सिंपली आप ऐसे समझो, गिव्स फ्री एनर्जी को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने कहा सर कि आप अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाए, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि वो पूरा का पूरा 1 लीटर पेट्रोल जो है वो आप मतलब पूरी की पूरी जो उसकी जो एनर्जी है, मतलब बेसिकली आप पेट्रोल डलाए हो तो आप माइलेज देखते हो ना, माइलेज देखते हो कि भाई मेरे बाइक की माइलेज कितनी है। तो क्या मतलब 100 रुपये की या फिर 1 लीटर अगर आपने पेट्रोल अगर डलवाया है, अपने बाइक में लिया है, तो क्या वो पूरी की पूरी जो पेट्रोल है वो आपको माइलेज में पूरा का पूरा खर्च होगा? नहीं। क्या होगा, कुछ एनर्जी हीट में खर्च होगी, कुछ एनर्जी जो है वो मतलब एग्जॉस्ट के फॉर्म में निकलेगी, होगा ना, ऐसा होगा ना। तो यानी कि आपने जितनी, देखो आपने 1 लीटर पेट्रोल तो लिया,
लेकिन आपने उस 1 लीटर पेट्रोल को बाइक ने पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया। पूरी तरीके से यूज़ करने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा जो पेट्रोल है वो एकदम उसका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ, कोई भी पोर्शन वेस्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे उसके पोर्शन वेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हुई, बहुत एनर्जी वेस्ट हुई। तो आपकी बाइक को जितना माइलेज मिला है ना, समझ रहे हो, तो आपने कहा सर कि वही हमारी क्या थी, फ्री एनर्जी थी। मतलब ऐसे समझते हैं कि आपने कहा सर कि मैंने, मान लो आपने खाना खाया और आपको जो है मान लो जैसे आपने कहा सर 20 या मान लो 40 जो है कैलोरी की आपको मान लो एनर्जी मिली। तो क्या आप ये 40 किलो कैलोरी एनर्जी आप यूज़ करोगे, या फिर जो 40 आप जो भी एक छोटे से अमाउंट की अगर हम बात कर लें, आपने कहा कि नहीं नहीं सर हम ऐसा नहीं है, हम 40 कैलोरी जो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम जो है इसका मिनिमम जो है वो मान लो हम 30 कैलोरी जो है हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी की मतलब यानी कि ये जो 30 कैलोरी हुई ना, यही आपकी क्या हुई, यही आपकी फ्री एनर्जी हुई, है ना। इसी को आप यूज़ कर पा रहे हो और इसी फ्री एनर्जी को गिब्स ने एब्जॉर्ब किया, तो इस बेसिस पे हमने क्या दिया, गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? अच्छा, इतनी बात समझ में आई। फिर आपने कहा सर अभी सेल का सर गिब्स फ्री एनर्जी से सर क्या लेना देना। देखो भाई, सेल भी क्या कर रहा है, सेल भी वर्क डन कर रहा है। भाई ये बताओ आपको जो एनर्जी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, तो सेल भी तो वर्क डन कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने सेल के थ्रू जो भी वर्क डन हो रहा है ना, तो उसी वर्क डन को हम क्या कर ले रहे हैं, उसी वर्क डन को हम गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल रख ले रहे हैं। तो यही हमें एक छोटा सा रिलेशन देखने को मिलेगा। तो आपका ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि केमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी में हम क्या देखने वाले हैं। तो भाई जो भी हमने सेल के थ्रू जो भी वर्क डन किया गया, वही जो वर्क डन है वो गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल हो गया, और दोनों इसमें इस तरीके से हमने एक रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। कैसे क्या करने वाले हैं वो भी हम देखने वाले। ओके, तो आपने हेडिंग लगा लिया, ठीक है। बेसिक सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। देखो बात समझो। तो अब सर ये सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, सेल सर कैसे जो है वर्क डन करेगा। बहुत बहुत सही बात है। देखो कैसे नहीं करेगा, आपने क्लास 12th में आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, याद है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आपने कहा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कोई हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हमें ये पता है कि एज वी नो, हम ये जानते हैं जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओके, पोटेंशियल जो हमारा डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं सर फिजिक्स में, हम कहते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो कहते थे पर यूनिट चार्ज पे के ऊपर जितना वर्क डन किया जाता है वही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में चार्ज को जितना भी उसके ऊपर वर्क डन किया जाता है वही हमारी पोटेंशियल कहलाती है। तो अगर हमने कहा सर अगर हम सेल की बात करें तो सेल में भी तो वही काम हो रहा है ना। चार्ज को क्या किया जा रहा है, पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है, भेजा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने कहा सर इन केस ऑफ सेल क्या हो जाएगा। देखो अब वहां पे भाई हम पोटेंशियल डिफरेंस को वहां पर वी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, वो फिजिक्स में, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे क्या, ईएमएफ, सेल की ईएमएफ। तो हम क्या कहने वाले हैं, हम ये कहने वाले हैं ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज मीन्स क्या, ईएमएफ, है ना। फिजिक्स में हम जिसको स्पेशल टाइप से जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। बोलो यही तो होगा। अच्छा, आप यहाँ से अगर डब्ल्यू निकाल लो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इंटू क्यू। बोलो ये बात आपको समझना है, यानी कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ई सेल इंटू क्यू के इक्वल होगा। अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अच्छा ये जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। मतलब क्या है कि जो आप जो हो ना, मतलब सिस्टम जो है ना वर्क डन कर, भाई आपका सेल क्या है, सिस्टम है, आपका सेल क्या है, सिस्टम है, और सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग पर। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क डन करता है तो उसकी वैल्यू आप कैसे लेते हो, नेगेटिव में लेते हो, यही तो कहते हो ना, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, तो आप ये बताओगे कि जो हमारा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन सोज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या फिर ऐसे समझो बच्चे, हम समझ रहे हैं, किन्हीं किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। देखो ऐसे समझो, आपने कहा सर मैंने सेल क्या करा है, सेल के थ्रू वर्क डन किया जा रहा है। तो भाई ये बताओ, अगर आप वर्क डन कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो उस लॉस हुई एनर्जी को आप कैसे शो करोगे,
माइनस के थ्रू, यही तो थर्मोडाइनमिक्स है। चलो ठीक, आपने कहा सर ठीक ठीक सर, मेरे को इतनी बातें आपकी जो है वो समझ में आ गई। अच्छा, फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था फिजिक्स में, फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था सर, Q इज इक्वल टू एन ई के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देने वाली यहाँ पे बात थी, है ना, हम लोग ये एग्जैक्टली हम ये चीज़ मेंशन नहीं करते आ रहे थे, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, हम जब बोलते थे कि वहाँ पे हमारे मतलब हमने कहा सर Cu2+ है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसने रिलीज किया है, तो ये सारी हम चीज़ें कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज किया, हम ये कहते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। बात समझना मेरी, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं ना, 2 मोल। ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन, भाई 2 इलेक्ट्रॉन क्या, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इतनी ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं, हम ये कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर ये ऐसे है ना, मान लो हमने कहा कि यहाँ पे 1, तो हम कहेंगे ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये बात हम लोग करते थे, ठीक है ना। तो हम ठीक है, वो मतलब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कहते थे, हाँ ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो देखो ओके, तो अब हम अगर ये देख लें कि अगर हमारा, जैसे हमने कहा ना कि ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो हमने कहा ना कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से हम कितना चार्ज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देखो, तो हमने कहा कि हमने कहा कि फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द सेल, मान लो अगर हम पहले 1 मोल की, हम तो पहले बात कर लेना, 1 मोल की बात कर ले, फिर हम हमारे पास चाहे क्वेश्चन में, फिर हमारे पास चाहे जितने भी मोल हो हम निकाल लेंगे सबका, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर हम 1 मोल की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब है दैट इज, हमने कहा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखो तो अब आपको पता है कि 1 मोल में जो आप जो एवोगैड्रो जो नंबर लेते हो कितना लेते हो, आप कितना लेते हो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आप जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो ये लगभग आएगा 9.6368, ओके ठीक है, इतना आएगा इंटू 10⁻, देखो 23 - 19 तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अच्छा, कूलाम, तो आपने कहा सर अगर हम इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करें तो हम ये कहेंगे, इसको रफली जो है हम ये ले लेते हैं 96,000 कूलाम, ठीक है, मतलब रफली जो है हम ये ले लेते हैं, और इसी 96,000 कूलाम को हम कहते हैं क्या, 1 फैरड, ठीक है, 1 फैरड कहते हैं या 1 फैराडे कहते हैं, जो भी कह लो, 1 फैरड कह लो या 1 फैराडेज कह लो, ठीक है। तो इसी 96,000 कूलाम को हम कहते हैं 1 फैराडे। तो हमने कहा मान लो हमने तो ये वही निकाला 1 मोल के लिए, अब हमारा जो रिएक्शन है क्या पता उसमें 1 मोल तो नहीं ट्रांसफर हो रहा होगा, 1 मोल से ज़्यादा, है ना, 2 मोल 3 मोल 4 मोल इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा होगा। तो हमने मान लिया चलो n मोल ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है ट्रांसफर, n मोल। तो देखो अब इस 96,000 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 फैरड रखेंगे। तो हमने कहा कि इफ n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल की हम बात कर रहे हैं ना, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, सो हम ये कह सकते हैं क्या, Q इक्वल हमने कहा सर NET, तो Q इक्वल हम क्या कहेंगे, Q इक्वल हम कहेंगे N इंटू F, बोलो ये बात कह सकते हैं, ठीक। तो Q इक्वल में क्या मिला, NF। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस Q की वैल्यू उस वाले अपने मेन वाले इक्वेशन में रख देते हैं, किसमें, इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, है ना। तो Q इक्वल देखो क्या हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा सर W इक्वल क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा माइनस का NF इंटू ई सेल, ये तो मिलेगा माइनस का NF इंटू ई सेल। अच्छा, अब हमें ये पता है क्या कि जो भी हमारा थर्मोडायनेमिकली जो भी वर्क डन होता है, मतलब कि हमने जो भी वर्क डन किया है बाई थर्मोडायनेमिकली, हमने जो भी -E0 मतलब माइनस NF इंटू ये जो भी हमारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे होगा इक्वल टू, मतलब देखो डिक्रीज इन एनर्जी, और डिक्रीज इन एनर्जी को ही हम क्या कह रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। भाई यही तो हमने कहा ना, मैंने आपको बताया था ना कि 40 कैलोरी आपने खाया है ना, तो 40 कैलोरी तो आपको आप उसका एग्जैक्टली 40 कैलोरी 40 कैलोरी तो यूज़ कर नहीं सकते, मान लो 20 करोगे 25 करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोगे, ठीक है ना, इतना कैलोरी यूज़ करोगे, यानी कि फ्री एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने कहा कि एज वी नो
ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्लास 11th का पोर्शन है। एज वी नो, थोड़ा सा समझना ट्राई करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एज वी नो एज वी नो हमने कहा कि एज वी नो हम क्या करने वाले हैं, ओके, बाय थर्मो डायनामिकली इलेक्ट्रिकल वर्क। देखो यहाँ पे ये जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे छोटी सी हम लोग बात लिखना भूल गए, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ये कौन सा हम वर्क डन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे हैं। तो एज वी नो थर्मोडायनेमिकली इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज सिस्टम यहाँ पे हमारा क्या है, सेल है, क्या होता है, डिक्रीज इन, मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये जो एनर्जी डिक्रीज होगी वो किसके इक्वल होगी, डिक्रीज इन इट्स फ्री एनर्जी। और इसी फ्री एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है, फ्री एनर्जी। अच्छा, तो मान लो हमने कहा कि इफ फ्री एनर्जी चेंज, उसको गिव्स एनर्जी को आप किसी से रिप्रेजेंट करेंगे ना, फ्री एनर्जी चेंज, जो फ्री एनर्जी में जो चेंज आया वो हमने कहा कि वो मान लो डेल जी है, ठीक है। तो यही जो डेल जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क डन के। भैया जो भी मतलब तुमने अर्न किया, मतलब तुमने कहा सर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल मेरे को मिला, और ये इलेक्ट्रिकल हमारा किसके इक्वल होगा, फ्री एनर्जी के हमारे इक्वल होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन दैट इज डब्ल्यू, ठीक है। तो रख दिया जाए, सो हम ये कह सकते हैं क्या कि डेल जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस, देखो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी, माइनस एन एफ इंटू ई सेल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मिला। या फिर अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड कंडीशन की, है ना, हमने कहा सर फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने क्या लेना है, हमें लेना है ई नॉट सेल कंडीशन। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे डेल जी, दिख रहा है आपको, डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। फाइनली आपको आपका इक्वेशन मिलेगा। आई बात समझ में। देखो यहाँ से चाहो तो आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो क्या है पता है, चलो पहले इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद बताते हैं। कर लिया, देखो यहाँ से आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या बात समझना मेरी। देखो मेरी बात समझना, हम जो चीज़ बताने वाले इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो आपने कहा सर मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। उप्स, ये बहुत गलत बात है यार। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, ई नॉट सेल, ओके, ई नॉट सेल पर थे, ठीक है। आपने कहा सर ये है, देखो आप यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, देखो जैसा कि आपको पता है, देखो आपने कहा कि मतलब देखो आपने कहा सर इस केस में हमारा जो सेल था वो वर्क कर रहा है ना, सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर 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 आप मेरी बात समझो, आपने कहा कि ये जो आपका जो रिलेशन है ना, ये आपके सेल की फिजिबिलिटी को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, सेल की फिजिबिलिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर सेल अगर मतलब फिजिबल है, तो इसका मतलब मस्ट है कि जो आपका जी होना चाहिए वो मस्ट है कि माइनस में ही होना चाहिए, है ना। यानी कि जो जी अगर निगेटिव है तभी आपका सेल क्या है, फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या है, वर्क में वो मतलब वो वर्किंग करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक और हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वो हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ये बात है ना, ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ी है ना, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लगाया ना कि अगर ई नॉट अगर सेल अगर मान लो निगेटिव में आता था तो हम कहते थे कि नहीं हमारा जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, पॉजिटिव में आता था तो ही हम कहते थे कि हाँ ठीक है रिएक्शन होगा, रिएक्शन हमारा जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, मैं जान रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ने कहा सर ये कैसे आप कह सकते हो कि ई नॉट सेल, सर आप यहाँ से माइनस में कैसे बता सकते हो। चलो मेरी बात समझो, देखो हमने जो चीज़ पहले लिखी है हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो इसका मतलब है कि दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना, मेरी बात समझना बच्चे, मेरी बात समझना, बात मेरी समझो। देखो दिस रिलेशन गिव्स
फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल का रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं है, मतलब होगा या नहीं होगा, ठीक है। मीन्स सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, है ना, स्पॉन्टेनियस, टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। ये तो चलो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो ये हमारी क्या होगी, हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन आपने सर अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा, हाँ लिख रहे हैं उस चीज को, आपने कहा कि इट मीन्स दैट ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सर इसका क्या मतलब, आप सर ये दो बातें कैसे कर रहे हो, आप सर कह रहे हो आपको, मेरे को सर वहां पर जो ई नॉट है वो भी सर माइनस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, हाँ ठीक, सर जी चलो सर ठीक है, जी तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई जी निगेटिव, लेकिन आप सर ये कैसे कर, देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर जी को अगर हमें निगेटिव में रखना है, आप मेरी बात समझना, अब आप मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा पहले ही। आपने कहा सर अगर हमें जी को अगर निगेटिव में रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें जो ई नॉट सेल की वैल्यू है भाई वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, वो हमें पॉजिटिव ही तो लेनी पड़ेगी। मान लो आपने कहा सर हम ई नॉट सेल की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव 1.2 वोल्ट लेते हैं तो ही अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ही हमारी जी की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। बोलो भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या मिलेगा, फिर भी आपको जो जी ओवरऑल जी है वो क्या मिलेगा, निगेटिव ही तो मिलेगा, है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन आपने कहा सर नहीं, अगर हम ई नॉट सेल की अगर हम वैल्यू अगर हम माइनस में ले ले तो माइनस का 1.2 वोल्ट ले ले, तो फिर देखो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है और इस ई नॉट सेल की जगह भी क्या रखोगे, माइनस रखोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका जी किस में आ गया, प्लस में आ गया। बट ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तो वही चीज मैं ये कह रहा हूँ क्या कि इट मीन्स दैट ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ से वही कंक्लूजन तो है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर चुके हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आई, चलो मजा आया ये चीज, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये हमारा क्या है, जी नॉट और माइनस एन एफ इंटू ई सेल का हमारा एक ये बढ़िया सा इक्वेशन है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, मजा आ जाएगा लगा करके, ठीक है। एक छोटा सा और हमारा जो है टॉपिक इसके रिगार्डिंग एक बच गया है, हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जी एंड के सी, ठीक है ना। जी और के सी में हम एक रिलेशन देख लेते हैं, के सी हाँ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जी एंड के सी में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन देख लेते हैं। देखो हेडिंग लगा लो छोटी सी, बहुत आसान है, रिलेशन बिटवीन जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड के सी, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बहुत आसान है, आपने कहा सर मेरे को एक फॉर्मूला पता था, या थोड़े स्टार्टिंग मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 अपॉन एन एफ, याद आया, इंटू आर टी लॉग, बताओ यहाँ पे हम के सी डायरेक्टली रख सकते हैं के सी की नहीं रख सकते हैं, बताओ ये मेरे को ये चीज़ तो समझ में आया होगा सर, ये के सी कहाँ से आया, इसी वीडियो की बात है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है ना, आप अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर कुछ भी देता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर रख सकते हो, ठीक है। अच्छा तो हमने कहा सर अगर क्या हो अगर थोड़ी देर पहले अभी हमने ये देखा, क्या देखा भाई, ये भी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा, जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ से अगर हम ई नॉट अगर सेल निकालें, ई नॉट अगर हम सेल निकालें तो क्या मिलेगा, जी माइनस का जी अपॉन एन एफ, बोलो यही तो मिलेगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो हम इस ई नॉट सेल की जगह क्या रख दिए, माइनस का जी अपॉन एन एफ रख दिया जाए, तो माइनस का डेल जी कह लो, ठीक है, डेल जी अपॉन एन एफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन एन एफ और आर टी लॉग के सी, ठीक है। ये एन एफ से ये एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का डेल जी इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी, ठीक है। फाइनली इस जी को यहीं छोड़ दो, माइनस को इधर भेज दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी, है ना। तो ये आपका एक रिलेशन, बढ़िया सा रिलेशन मिला, किसके बीच, डेल जी, मतलब अब जब आपके न्यूमेरिकल्स में
जब जी दिया हो, ठीक है, आर दिया हो, टी दिया हो, है ना, आर तो बेसिकली आपको याद रखना है, टी दिया हो और आपसे केसी पूछ रहा हो, तो फिर से वही आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। बोलो पड़ेगी ना, एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी ना भाई। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि केसी जब आप यहाँ पर जब छोड़ोगे, जब इन सारी चीज़ों को, पहले आपने कहा सर ये इनटू में है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगी, डेल जी अपॉन माइनस का 2.303, है ना, इंटू आर टी, ये आएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग के सी। मान लो आप इनको सॉल्व करोगे, मान लो आपको कोई भी एक वैल्यू मिली, क्या मिली आपको, मिली मान लो 4.321, ये आपको मिला, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग के सी। सपोज करो थोड़ी देर के लिए, आते हैं टेंशन नहीं लेना है, आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ से फिर से आप के सी को आप यहाँ पर छोड़ोगे, लॉग इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मैंने आपको बताया लॉग जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, एंटी लॉग कितना 4.321, ठीक है। और आपको अब क्या पता होना चाहिए, एंटी लॉग जो है वो निकालने आना चाहिए। फिलहाल तो हम इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे से जल्दी से देख लेंगे कि एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं, क्या सारी चीज़ें कैसी करनी है। लॉग बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, बिना टेबल देखे आप एंटी लॉग निकालना सीख जाओगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप बच्चे पढ़ाई करते रहो, ठीक है, कंटिन्यूसली, और हम भी जो है अब कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा भी आपको लगेगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को समझ में आया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।